नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विज्ञान खंड से संबंधित कुछ प्रमुख खबरों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आगामी परीक्षा में आपके विज्ञान खंड से संबंधित प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह के प्रमुख प्रश्नों को। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर स्थापित किया गया है। दूसरा है, इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे के भंडार को कम करने के लिए प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण करना है। अब यहां पर दोनों कथनों के आधार पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहां पर देखिए, जब दोनों कथनों पर विचार करेंगे तो कलपक्कम में तमिलनाडु में जो है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि रेडियोधर्मी कचरे के भंडार को कम किया जाए ताकि जो प्रयुक्त ईंधन पुनर्चक्रण है वो हो सके। तो देखिए, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला, चूंकि भारत का पहला है तो महत्वपूर्ण हो गया, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो स्थापित किया गया है, इसलिए पहला कथन सही है। सितंबर 2026 तक इसके पूरा होने की संभावना है, ये तिथि भी महत्वपूर्ण है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो रेडियोधर्मी कचरे के भंडार को कम करने के लिए प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण। अब आप जानते हैं कि ये जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये खुद ही परमाणु ईंधन तैयार भी करता है। पुराना जो परमाणु ईंधन प्रयोग किया गया है उसी ईंधन को रिसाइकिल करता है और उसी फिर से वो ईंधन के रूप में काम करता है। तो भारत में आप जानते हैं कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम की मात्रा सीमित है, तो ऐसी दशा में ये जो है एक बहुत कारगर उपाय है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और इसकी ऊर्जा दक्षता भी बेहतर होती है, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही कथन आपके सही है। देखिए, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की अगर बात करें तो ये रिएक्टर फास्ट ब्रीडर तकनीकी पर काम करता है, वही तकनीकी जो आपको हमने बताया। ठीक वैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लीजिए एक चूल्हा है, वो जलता है और फिर से क्या करता है, अगली बार अगर पकवान बनना हो तो वो चूल्हा अपने से ईंधन की व्यवस्था भी कर ले रहा है। कुछ इसी टाइप की ये तकनीकी है जिसमें कि रिएक्टर फास्ट ब्रीडर तकनीकी पर ही आधारित है, जो कि उच्च ऊर्जा भी देता है और साथ साथ उपयोग किए गए ईंधन का को रिसाइकिल करता है। तो रिसाइकलिंग की क्वालिटी इसके अंदर होती है। और ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक फास्ट ब्रीडर नाभिकीय रिएक्टर है, जिसका निर्माण वर्तमान में कलपक्कम, तमिलनाडु, मद्रास में हो रहा है, इस ऊर्जा स्टेशन में हो रहा है। यानी इसकी क्षमता पूछे आपसे तो कितनी है, तो 500 मेगावाट इसकी क्षमता है, जो कि इलेक्ट्रिक इतनी ये क्या करेगा, इसका प्रोडक्शन होगा। अब इसमें ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल होगा, तो प्लूटोनियम के आधार पर, प्लूटोनियम के बेस पर यह है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरेनियम अमूमन होता है, लेकिन यहां पर प्लूटोनियम बेस है और मिश्रित ऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ शीतलन के लिए यहां पर सोडियम का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे अमूमन आप परंपरागत रूप से देखते हैं कि अमूमन जो जल का इस्तेमाल होता है तो यहां पर सोडियम का इस्तेमाल होगा। विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन आपूर्ति का विस्तार करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है। दूसरा है, यह मिशन जून 2025 में लॉन्च हो सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा या कौन से कथन सही है। विकल्प एक आपका केवल एक है, केवल दो है, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो देखिए, यहां जहां तक इसकी बात है तो ये जो मिशन है ये जाक्सा और इसरो का नहीं है, बल्कि ये किसका है, नासा और इसरो का है। तो पहला आपका गलत हो जाता है और जून 2025 में लॉन्च होने की संभावना है, तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से आप देखें, ए गलत है, मतलब दूसरा, पहला आपका गलत है, दूसरा सही, तो बी यानी केवल दूसरा आपका सही है, बी यहां पर विकल्प सही होगा। तो देखिए, निसार जो मिशन है वो नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है, इसलिए पहला कथन आपका सही नहीं है। और हालिया खबरों के अनुसार यह मिशन जून 2025 में लॉन्च हो सकता है। इसको किससे लॉन्च होगा, तो GSLV F-16 जो रॉकेट है उससे, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। और सटीक तारीख की घोषणा हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही घोषणा हो सकती है। अब देखिए, निसार जो नाम है ये बेसिकली इसका पूरा नाम क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या है निसार का, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बेसिकली अगर बात करें तो 2014 में एक समझौता हुआ, उसी के तहत संयुक्त रूप से नासा और इसरो द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। 2014 से ही दोनों नासा और इसरो के बीच में समझौता किया गया। ये एक LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है जो 3 वर्षों तक कार्य करेगी
इसके कुल वजन की बात करें तो 2800 किलोग्राम इसका कुल वजन है। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी की सतह में जितने भी चेंजेस होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जितने प्राकृतिक खतरे हैं, पारिस्थितिक तंत्र की जो भी विकृतियां हैं उसका अध्ययन करेगा। भूकंप, सुनामी जैसी अगर कोई कंडीशन होती है, ज्वालामुखी आती है, तो इन आपदाओं में कितना जोखिम हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन करेगा। फसल में क्या वृद्धि हो रही है, मृदा की नमी, भूमि के उपयोग में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी जानकारी देगा। इसके अलावा तेल रिसाव हुआ, शहरीकरण और वनों की कटाई हुआ, इसकी भी निगरानी करेगा। और जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्री सतह में वृद्धि या कार्बन भंडारण की निगरानी, ये सभी कार्य भी ये करेगा। तो ये निसार मिशन काफी महत्वपूर्ण मिशन के तौर पर इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वाटर बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जल्द ही किसी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। विकल्प आपके सामने दो कथन है। पहला कथन है, ये टार्डिग्रेड्स छोटे खंडित सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके 8 पैर होते हैं, जो पंजों या पैड में समाप्त होते हैं। दूसरा कहता है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर आप दोनों ही कथनों को आप देखेंगे तो यहां पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। बेसिकली अगर वाटर बियर की बात करें तो ये छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटा जीव ये होता है, 8 इसके पैर होते हैं, और ये इसकी विशेष क्वालिटी होती है जिसकी वजह से इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। क्वालिटी ये होती है कि चाहे जितना विकिरण हो जाए, चाहे जितना टेम्परेचर हो जाए, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो जाए, ये उसमें भी जीवित रहते हैं। इसी वजह से इनको चुना गया है अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए। और ऑक्सियोम 4 मिशन जो है, जो कि एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, उसमें इसको भेजा जाएगा। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, सी विकल्प यहां पर सही होगा। देखिए व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो वाटर बियर टार्डिग्रेड्स जो होते हैं, छोटे खंडित सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके 8 पैर भी होते हैं, और इसलिए आपका पहला कथन सही होता है। अब एक्सियोम 4 मिशन जो है, जिसके तहत भारतीय यात्री शुभांशु शुक्ला भी जा रहे हैं, ये कथन भी ध्यान रखिएगा, ये अंतरिक्ष स्टेशन में इनको भेजा जा रहा है। तो ये आपका दूसरा कथन भी सही है कि इस मिशन के एक भाग के रूप में वाटर बियर को भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में। अब देखिए वाटर बियर की अगर बात करेंगे तो ये छोटे होते हैं, खंडित होते हैं, जिसके 8 पैर होते हैं, और सबसे पहली बार इनको 1973 में 1973 में एक जर्मन प्राणी विज्ञानी थे, जोहान ऑगस्ट एप्रेम, ये इनका नाम है, जोहान ऑगस्ट एप्रेम गोएज, उन्होंने ही इसकी पहचान की थी और उन्होंने इसकी क्वालिटी को जाना, और उसके बाद यही वो जीव है, उसको उन्होंने निर्धारित किया कि इसको भेजा जाएगा। तो क्या क्वालिटी है इसकी कि चाहे जितना ऊंचा टेम्परेचर हो जाए, चाहे जैसी विपरीत परिस्थितियां हो जाए, विकिरण हो जाए, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसी चरम परिस्थितियां हो, उसमें भी ये जीवित रहता है। बहुत ही हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जीवित रहने की वजह से ही इसका चुनाव ही किया गया है। इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, 0.1 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर तक काफी छोटा होता है, और ये पानी में रहने वाले जीव होते हैं। वर्ष 2007 में एक फोटॉन M3 मिशन था, उस मिशन में इन जीवों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। तो पृथ्वी पर ये जब लौटे तो इसमें से जो अधिकांश जीव थे वो जिंदा थे, इसीलिए दोबारा इस एक्सियोम मिशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में आप जान लीजिए क्या है। तो ये मिशन एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा जाने वाला निजी अंतरिक्ष मिशन है, जिसको एक्सियोम स्पेस अमेरिका स्थित एक अंतरिक्ष जो विकास कंपनी है उसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। पहला एक्सियोम मिशन जो 1 था वो अप्रैल 2022 में, एक्सियोम 2 जो था मई 2023 में, और एक्सियोम 3 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है। अब ये अगले की बात हो रही है। ये मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष पर्यटन जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्षम करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है स्टेम सेल थेरेपी से संबंधित। स्टेम सेल थेरेपी के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कहता है कि एक ऐसा उपचार है जिसमें शरीर में स्टेम सेल या स्टेम सेल से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करके क्षतिग्रस्त या बीमार ऊतकों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है इसे डीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें पहला कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। स्टेम सेल का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, स्टेम सेल से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, और जो क्षतिग्रस्त या बीमार ऊतक होते हैं उनको ठीक करने में स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। कई बार हमारे शरीर से ही स्टेम सेल निकाल के हमारे शरीर में उसका इस्तेमाल होता है। कई बार कोई डोनर होगा, दूसरा कोई देता है तो इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम सेल्स हमारे खून से, हमारे बोन मैरो से ले लिए जाते हैं। इसके बाद उन्हीं सेल्स को क्या किया जाता है, फिर से साफ किया जाता है, तैयार किया जाता है, और सेफ तरीके से वो हमारे शरीर में फिर से उसको डाला जाता है। फिर जो कीमोथेरेपी होती है या रेडियोथेरेपी होती है उसमें जो बीमार सेल्स होते हैं उसको पहले खत्म कर देते हैं और उसके बाद हमारी ही सेल्स को डालते हैं तो वो नए सेल्स को डेवलप कर देती है। तो ये एक ऐसी तकनीकी है स्टेम सेल की
जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के जो क्षतिग्रस्त या बीमार ऊतक है उनको ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसे डीजेनरेटिव मेडिसिन क्यों कहा जाएगा भाई? जब ये फिर से चीजों को बना रहा है, निर्माण कर रहा है, तो डीजेनरेटिव नहीं बल्कि रीजेनरेटिव होती है। तो यहां दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आपका सही है विकल्प, दूसरा आपका गलत है। और पूछ क्या रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो केवल दूसरा आपका कथन सही नहीं है, पहला तो आपका सही है। देखिए, स्टेम सेल थेरेपी एक ऐसा उपचार है जिसमें शरीर में स्टेम सेल या स्टेम सेल से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करके क्षतिग्रस्त बीमार ऊतकों को ठीक करने की कोशिश की जाती है, इसलिए पहला सही है। इसको रीजेनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। डीजेनरेटिव जैसा प्रश्न में था तो वो गलत हो जाता है। अब देखिए, पार्किंसंस एक रोग है। हाल ही में इस रोग के लिए स्टेम सेल थेरेपी जो है वो काफी ठीक रही, उसके माध्यम से इसका परीक्षण किया गया और उसमें इसको कारगर पाया गया। ये परीक्षण जो था वो नेचर पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित भी किया गया। अब पार्किंसंस रोग क्या है? तो पार्किंसंस रोग क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है जो कि मस्तिष्क के खास हिस्से को प्रभावित करता है। यह खास हिस्सा सब्सटेंसिया निग्रा में तंत्रिका कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। अब देखिए, सब्सटेंसिया निग्रा जो होता है, यहीं से डोपामाइन नामक एक रासायनिक संदेश वाहक का प्रोडक्शन होता है। डोपामाइन क्या होता है? जैसे हमको खुशी देता है, खुशी देने का काम क्या करता है? डोपामाइन करता है, क्योंकि डोपामाइन ही खुशी या गम का संदेश देने वाला एक, ये हम कह सकते हैं कि संदेश वाहक का काम करता है। शरीर के जो भी मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम क्या करता है? यही करता है। ये रोग धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है, और इसके लक्षणों में गति से क्या होगा? हमारे शरीर में सुस्ती आने लगेगी, कंपन आएगा, कठोरता, संतुलन में कठिनाई होगी। क्योंकि जब मैसेज भेजने वाला काम ही, प्रोसेस ही नहीं होगा, हमारा नेटवर्क ही शरीर का खराब हो जाएगा, तो ऐसी दशा में क्या होगा? ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो इस रोग के इलाज में भी स्टेम सेल का उपयोग देखने में आया है। स्टेम सेल थेरेपी में अगर देखेंगे तो 3 प्रकार की होती है। तो ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिसमें कि हमारे ही शरीर के स्टेम सेल निकाल के हमारे ही शरीर में इस्तेमाल किया जाता है, उसको साफ किया जाएगा। फिर जो क्षतिग्रस्त रहेगी हमारे स्टेम सेल्स, उसको कीमोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, बीमार सेल्स को हटाएंगे और फिर बढ़िया सेल्स को हम फिर से इसमें डालेंगे। दूसरा होता है एलोजेनिक स्टेम सेल, जिसमें कि कोई डोनर होगा, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसमें कि अमूमन जो ब्लड में आप देखेंगे, ब्लड के सिलसिले में इसको ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। तीसरे का उपयोग रक्त से संबंधित बीमारियों और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो की विफलता के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये तीनों एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये तीनों ही तकनीकी को आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह पर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर यानी QGG लगाने का प्रस्ताव दिया है। और दूसरा है, इसे पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, यहां पर इसरो के वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह पर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर लगाने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने नहीं दिया है, यह आपका गलत हो गया। दूसरा ही कथन आपका सही होगा, तो बी केवल आपका सही है। किसने दिया? तो देखिए, हालिया खबरों के अनुसार इसरो नहीं बल्कि नासा के वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह पर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर को लगाने का प्रस्ताव दिया है, इसलिए कथन एक आपका सही नहीं था, जहां पर नासा की जगह इसरो अंकित था। अब इसे पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। दरअसल अगर बात करें क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर की, तो ये क्या होता है? आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है जो स्वाभाविक रूप से हमको अपनी तरफ खींचता है। उसकी ये प्रॉपर्टी ही होती है। जीवन, हम अगर पृथ्वी पर खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़े हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम खड़े ही नहीं रह सकते हैं। लेकिन हर जगह एक जैसा गुरुत्वाकर्षण नहीं है, किसी अन्य जगह पर गुरुत्वाकर्षण कम या ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, पृथ्वी पर अगर हम इसी चीज को मापना हो आपको, अलग अलग जगहों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अगर परिवर्तित हो रहा है त्वरण के कारण या जिस भी चीज के कारण, तो उसको मापते किससे हैं? उसको मापते हैं क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर से। ये जो है बहुत ही अच्छा मापक माना जाता है। अब देखिए, इसमें ये माना जा रहा है कि इससे जो भूमिगत द्रव्यमान का वितरण है, देखिए भूमिगत द्रव्यमान यानी जमीन के अंदर जो द्रव्यमान है वो जितना ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण वहां उतना अधिक होगा। और वहां खोखला होगा तो उसका वहां पर हमको गुरुत्वाकर्षण कम मिलेगा। तो उसकी सटीक निगरानी हम कैसे कर पाएंगे? जब उसके लिए हमको मापने के लिए कोई यंत्र होगा वहां पर। तो इससे जो क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर है उससे हम इस चीज की माप कर सकते हैं, जिससे कि हमको जलवायु के अध्ययन में भी सहायता मिलेगी, कहीं पे खनिजों की अगर खोज करनी है तो वहां भी सहायता मिलेगी। तो ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर क्या है? तो ये एक अत्यधिक संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट दूरी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण में परिवर्तन यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो बदल रहा है उसको मापने के लिए किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण जो है दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण का एक प्राकृतिक बल है, आपको पता है, जिससे कि हम एक दूसरे की तरफ वस्तुओं का आकर्षण होता है। तो ये एक सामान्य सी बात है, आप सभी को पता ही होगा। अब न्यूटन का दूसरा नियम था F
इज इक्वल टू एम में, उसी के आधार पर जो ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर होता है वो स्थानिक द्रव्यमान का वितरण यानी लोकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंज है उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल में जो भिन्नता है उसी को माप करने का ये काम करता है। अब इसकी अगर बात करें तो ये अंतरिक्ष में अगर हम जाएंगे तो विभिन्न बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण में क्या चेंज हो रहा है उस चेंज को मापने में क्वांटम ग्रेविटी जो ग्रेडियोमीटर है ये काफी अहम भूमिका लगाए इसकी होगी, क्योंकि ये पता लगाता है कि पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंडों पर द्रव्यमान वितरण में कितनी भिन्नता है। उस चीज को हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर पृथ्वी से किसी अन्य जगह के ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर कितना चेंज हो रहा है उसको अगर चेंज पता करना हो तो उसमें क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर की अहम भूमिका होगी, क्योंकि यह परमाणुओं को लगभग परम शून्य ताप यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है, जिससे कि वो तरंगों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद लेजर इन परमाणुओं में परिवर्तन करता है और उसका चरण परिवर्तित गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके लिए संवेदनशील हो जाता है। मतलब ये इसकी तकनीक ही है जिसके आधार पर ये काम करता है। उसमें बहुत गहराई से आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि इसकी सहायता से जो गुरुत्वाकर्षण में जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है। तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षित रखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही HEALD यानी HEALD, ये एक पहल है। ये किस रोग से संबंधित है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, यकृत के रोगों से, अग्नाशय के रोगों से, आंख के रोगों से या तंत्रिका तंत्र के रोगों से। तो इसमें से क्या सही जवाब है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नए प्रश्नों के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।